बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी के पाठ चिट्ठी का सफ़र के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। ये पाठ आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पत्र से संबंधित काफ़ी नई चीज़ें भी पता लगी होगी। अब बारी है पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया। बस उनका नाम लिखा था और देश का नाम, और गांधी जी के पास वो पत्र पहुंच गया। तो गांधी जी आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर व्यक्ति थे, उनको सभी जानते होंगे, इसलिए शायद पत्र पहुंच गया होगा। अगर कोई और व्यक्ति होता और आप बस उसका नाम लिख के पत्र भेजे तो कभी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और डाकिया उनको जानता हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसीलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। क्योंकि गांधी जी प्रसिद्ध थे इसीलिए आसानी से पत्र पहुंच गया, सिर्फ नाम ही काफ़ी था उनका। दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा। पता है, एड्रेस है, लेकिन नाम नहीं है, तो बिल्कुल पहुंच जाएगा एड्रेस पर। लेकिन क्या होगा, किसका पत्र है ये पता नहीं चलेगा। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक घर का अगर आपने नंबर दिया है तो जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी का भी वो हो सकता है, किसका है ये पता नहीं होगा सिर्फ। तो आप लिखेंगे हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, परंतु पत्र किसका है यह पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है। अगर पत्र के ऊपर आप नाम नहीं लिखते, सिर्फ एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो क्या परेशानियां होगी। नाम न होने से पत्र किसका है यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, अतः डाकिये को घर में सबसे पूछना पड़ेगा। डाकिये को पूछना पड़ेगा, देखिए यहाँ से पत्र आया है, किसका हो सकता है, आप ही के घर पे है, तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। फिर एड्रेस पर अगर एड्रेस लिखा है उस पर तो पत्र ज़रूर जाएगा वहाँ पर, लेकिन किसका है ये डाकिया को पता करने में मुश्किल होगी। इसमें चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस पाठ का, और प्रश्न है आपका, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। पैदल जो हरकारे थे जब वो पत्र देने जाते होंगे उनको क्या क्या परेशानियां होती होगी वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई भी 4 आप याद कर पाए। सबसे पहले तो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। ठंड है, ठिठुरते हुए जाते होंगे, गर्मी है तो पसीनों में लथपथ है तो भी पत्र देकर आना है, और अगर बारिश हो रही है तो भीगते हुए पत्र देकर आना है। तो सबसे पहली तो समस्या यही थी। दूसरा, लंबी यात्रा के कारण वह बहुत थक जाता होगा, क्योंकि पैदल है, पैदल हरकारों की बात हो रही है। अगर जाना है तो अगर दूर जाना पड़ जाए तो बहुत थकान भी होती होगी इतने दूर पैदल चलने में। पथरीले रास्तों पर चलने में उन्हें पथरीले रास्तों पर चलने में मार्ग में उसे समस्या आती होगी। जैसे कि कहा गया, आज भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हरकारों का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में आप रास्ते जानते हैं कितने पथरीले होते हैं, पहाड़ी में चढ़ाई पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, तो वो एक समस्या होगी उनके लिए। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा, रास्ते में कोई भी जंगली जानवर मिल जाए, अटैक कर दे, सुरक्षा का मसला यहाँ पर रहता होगा। और रास्ते में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। सही क्रम बताना है आपको। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम। नीचे दी गई जगह में आपको इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके बाद और सबसे आखिर में। सबसे पहले आएगा घर का नंबर। घर का नंबर आप जानते हैं, हमेशा जब भी पत्र आप लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी इकाई आती है, तो घर सबसे छोटा होगा, सबसे कम उसमें, और फिर बड़ा बड़ा हम ऐसे चलते हैं। घर के बाद आएगा गली या मोहल्ले का नंबर, क्योंकि बहुत सारे घरों को मिलके मोहल्ला बनता है, तो दूसरे नंबर पर गली मोहल्ले का नाम। तीसरे नंबर पर आएगा आपका, बहुत सारे गली मोहल्ले मिलके कस्बा, शहर या गांव बनता है, तो उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आएगा कस्बे, शहर या गांव का नाम। और जब बहुत सारे गांव, शहर या कस्बे मिल जाते हैं, गांव का नाम, तो एक जनपद बनता है। माफ़ करिएगा, पहले खंड का नाम आएगा, खंड का नाम, जिसे कि आप ब्लॉक कहते हैं। कई सारे गांव मिलके एक ब्लॉक बनता है और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके उसके बाद जनपद बनता है।
अर्थात एक जिला बनता है। तो उसके बाद जनपद का नाम आप लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे, जिसे आप इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, का नाम। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जब मिलते हैं तो एक राज्य बनता है। उसके बाद आप राज्य का नाम लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे पिन कोड। पिन कोड का ऑप्शन दिया है, इसमें नहीं दिया, लेकिन आप लिख दीजिए क्योंकि पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में पिन कोड लिखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। घर में कोई पुराना लेटर देखिए, घर पर आप किससे पूछेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, या कोई नया लेटर आया हो। पत्र किसने लिखा है यहाँ पर लिखना है, किसे लिखा है, घर में उस व्यक्ति का नाम लिखा है, किस तारीख को लिखा गया, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता लगा। कैसे पता लगा, ऊपर जो दिया होता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें पता लगा, लेकिन ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके घर में लेटर ढूंढ के ये इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा जाता है, अंतर्देशीय पत्र होते हैं, या लिफाफा जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर चिट्ठी आप डाल के ऊपर से पैक करते हैं। तो डाकघर में जाके इनके मूल्य आपको पता करने हैं। ये मैं वैसे जनरल आपको बता देती हूँ, आप जाके पता भी कर सकते हैं क्योंकि कोविड है, आप बाहर जा नहीं सकते। तो एक पोस्ट कार्ड की जो कॉस्ट है वो है ₹1.50 से ₹2 तक का भी हो सकता है। एक जो आइलैंड लेटर आपका होता है, अंतर्देशीय कार्ड जिसको आप कहते हैं, वो 75 पैसे से ₹1 तक का हो सकता है, ₹1 का। एक जो एनवलप होता है वो ₹1 से ₹2 तक का हो सकता है, ₹2। ओके, तो ये लगभग इतनी ही कॉस्ट आपको मिलेगी। डाकघर डाक टिकट इकट्ठा करो, ₹1 से लेकर ₹10 तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। डाक टिकट अगर आपको मिल जाते हैं किसी लेटर के ऊपर, इकट्ठा करके अपनी कॉपी में आपको लगाने हैं और फिर डिस्कशन करना है। अब आते हैं शब्दकोश पर। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है। शब्दकोश हम बोलते हैं डिक्शनरी को, जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया है। संचार का देखिए, संगीतज्ञ का अर्थ दिया है, संग्रह का अर्थ दिया है, संचार का अर्थ दिया है। बताओ कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में सही है। ओके, पहले संगीतज्ञ का अर्थ देखते हैं। संगीतज्ञ का अर्थ दिया हुआ है संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण जो हो उसे संगीतज्ञ, या फिर इंग्लिश में कहे तो म्यूजिशियन बोलते हैं। संग्रह करना, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। दीपक आजकल, ये यहाँ पे वाक्य निर्माण दिया हुआ है, पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। ओके, ये होता है संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना। संचार, किसी संदेश को दूर या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, जिसे इंग्लिश में आप कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे संचार कहते हैं। उदाहरण टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आजकल छोटी हो गई है। दूसरा अर्थ इसका है किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार या फिर विद्युत का संचार, बिजली का संचार। हमारे काम के कौन कौन से मीनिंग है इसमें से? हमारे काम का एक तो ये है टिकट संग्रह के केस में, और संचार के केस में ये पूरी डेफिनेशन हमारी काम की है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्द के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। हमने यहाँ पर देखा आजकल प्रयोग, वाक्य प्रयोग, अर्थ दिए गए हैं, मीनिंग क्या है उसके, 1 2 जितने भी अर्थ हो सकते हैं सभी दिए हुए हैं। बस, तो उदाहरण दिए हुए, वाक्य प्रयोग और अर्थ, ये आपके शब्दकोश में, डिक्शनरी में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद है पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।